अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा अपने यूट्यूब चैनल पे 12 लेक्चर है केमिकल फार्मूला के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो आज का लेक्चर है हमारा केमिकल फार्मूला के बारे में। तो स्टडी करते हैं व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला। As you have learned earlier that compounds are represented by a chemical formula, the chemical formula of a compound is written by putting together the chemical symbols of the elements that make up the compound and their relative ratio by atoms. It is an abbreviation used for the full name of a compound with the help of symbols. In other words, we can say that the symbolic representation of a molecule of a compound is called chemical formula. Chemical formula tells us the type of atoms, elements present in the compound, the ratio of the different atoms present in the compound. For example, the chemical formula of sodium nitrate is NaNO3 and that of glucose is C6H12O6। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास केमिकल फार्मूला क्या होता है। हम लोग जब भी कोई कंपाउंड बनाते हैं, केमिकल कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे बुक में बताया गया है सोडियम नाइट्रेट और ग्लूकोज के बारे में। तो कंपाउंड बनाते वक्त हमारे पास उन कंपाउंड के एटम्स के दरमियान या तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, या मेटालिक बॉन्ड होता है, या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, या आयोनिक बॉन्ड होता है। जो भी बॉन्ड होता है एटम्स के दरमियान, वो इन्हीं केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू आपस में जुड़ के हमारे पास क्या बनाता है, एक कंपाउंड बनाता है। तो समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं, बल्कि मोस्टली हम लोग केमिस्ट्री में क्या करते हैं, उन केमिकल कंपाउंड के लिए हम लोग सैम्बल्स यूज़ करते हैं जिन एलिमेंट से या जिन एटम से हमारे पास जो कोवेलेंट जो केमिकल कंपाउंड बना हुआ होता है, उन्हीं एलिमेंट्स के उन्हीं एटम्स के हम लोगों ने सैम्बल यूज़ करने होते हैं। और हम इन्हीं सैम्बल्स को क्या कहते हैं, फिर केमिकल फार्मूला ही कहते हैं। जैसे कि सोडियम नाइट्रेट है ना, तो यहाँ पे क्या लेना है, हम लोगों ने सोडियम लेना है, नाइट्रोजन लेना है और ऑक्सीजन लेना है। तो इस वजह से हमारे पास जो है केमिकल कंपाउंड के लिए हम लोग शॉर्टेस्ट नेम या एब्रीविएशन यूज़ करते हैं, जिसे कहा जाता है केमिकल फार्मूले। जैसे कि ग्लूकोज के केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, एक तो हमें एलिमेंट्स के बारे में या एटम्स के बारे में पता चलता है केमिकल फार्मूला के थ्रू कि इस कंपाउंड में हमारे पास कौन से एलिमेंट यूज हुए हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे हम लोग एक शॉर्टेस्ट नेम लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ सैम्पल्स ऑफ द एलिमेंट्स कंपाउंड के लिए। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है हमारे पास केमिकल फार्मूला में, कि हमें रेशो के बारे में पता चलता है कि फला कंपाउंड में हमारे पास जो एलिमेंट्स यूज हुए हैं या जो एटम्स यूज हुए हैं वो कितनी कंसंट्रेशन में, या इसकी हमारे पास कितनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट्स या एटम्स यूज हुए हैं। तो यहाँ पे केमिकल कंपाउंड जो है हमारे पास, उसके लिए जो शॉर्टेस्ट नेम है वो है केमिकल फार्मूला। हमारे पास केमिकल फार्मूला 2 टाइप्स के होते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला एंड सेकेंड टाइप मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हमारे पास जो एम्पेरिकल फार्मूला होते हैं, इसके अगर हम लोग डिफिनेशन करना चाहें, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ केमिकल कंपाउंड इज़ द सिंपलेस्ट फार्मूला विच शोज द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। It may not be the actual formula of the compound. For example, the actual formula of benzene is C6H6. Benzene has the simplest ratio of 1:1, so its empirical formula is CH. The actual formula of glucose is C6H12O6. Glucose has the simplest ratio of 1:2:1, so its empirical formula is CH2O. क्या मतलब यहाँ पे हमारे पास जो है एम्पेरिकल फार्मूला, हमारे पास जो भी यानी कि जो कंपाउंड्स बनता है, केमिकल कंपाउंड्स बनता है डिफरेंट एटम्स से, तो वो क्या होता है, हमारे पास उनके दरमियान जो एलिमेंट्स की जो रेशो होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है बेंजीन, C6H6 क्या है, ये केमिकल फार्मूला है बेंजीन के लिए। ठीक है, अब अगर हम लोग इसकी सिंपलेस्ट रेशो फाइंड आउट करना चाहे तो हम लोगों ने क्या करना होगा, इसको भी 6 पे डिवाइड करना होगा, इसको भी 6 पे डिवाइड करना होगा। तो हमारे पास इसका जो सिंपलेस्ट रेशो आएगा ये आएगा C1H1। चूँकि हम लोग ज़्यादातर 1 को मेंशन नहीं करते, तो हमारे पास बेंजीन के लिए जो एम्पेरिकल फार्मूला आएगा वो आएगा CH। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है हमारे
हमारे पास ग्लूकोज का, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज के लिए हम लोग केमिकल फार्मूला क्या यूज़ करते हैं, C6H12O6। इसके लिए क्या है हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला क्या आएगा, इन सभी एलिमेंट्स को, इन सभी एटम्स को हम लोगों ने एक ही मल्टीपल पे, एक ही फैक्टर पे डिवाइड करना होगा। अब इसको अगर हम लोग 6 पे डिवाइड करें तो हमारे पास इसके लिए जो एम्पेरिकल फार्मूला आएगा, सिंपलेस्ट रेशो आएगी, ये हमारे पास होगा यहाँ पे 1 और H के साथ 2 और O के साथ 1। इन तीनों को हम लोगों ने 6 पे डिवाइड किया, 6 1s are 6, 6 2s are 12 एंड 6 1s are 6, ठीक है। क्योंकि हम लोग 1 को ज़्यादातर मेंशन नहीं करते तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या है ग्लूकोज के लिए CH2O, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग किसी भी केमिकल कंपाउंड के लिए एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये बेंजीन जो है और यहाँ पे ये जो ग्लूकोज है, ये इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। और जब भी हम लोग किसी भी ऐसे कंपाउंड के लिए एम्पेरिकल फार्मूला लिखे जिसके दरमियान क्या हो, आयोनिक बॉन्ड मौजूद हो, क्या हो, आयोनिक बॉन्ड मौजूद हो, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड के लिए हम लोग केमिकल फार्मूला लिखते हैं NaCl। हमारे पास एक और कंपाउंड है जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड, तो ये क्या है हमारे पास, इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है बल्कि इनके दरमियान क्या है, आयोनिक बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, हम लोग आगे चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में, ठीक है। आप लोग जस्ट इधर ये सीखे कि NaCl के दरमियान और पोटेशियम क्लोराइड के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड के लिए हम लोग जब भी कोई एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करते हैं, सिंपलेस्ट रेशो 2 आयंस के दरमियान फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग स्पेसिफिक नेम यूज़ करते हैं जिसे कहा जाता है फार्मूला यूनिट। क्या कहते हैं फिर इसे, फार्मूला यूनिट, ठीक है। और जब भी हमारे पास ये आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, क्या होते हैं, यहाँ पे एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे नेगेटिव चार्ज होता है, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को कैटायन कहते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले को एनायन कहते हैं। इस पे क्यों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है, ये आगे हम लोग केमिकल स्पीशीज वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे फिर उधर, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारे पास ऐसे स्पीशीज होते हैं कैटायन और एनायन, ये आपस में जुड़ के एक क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे सोडियम होता है, यहाँ पे इसके 6 साइड पे क्या होता है, क्लोरीन इस तरह से अटैच हुआ होता है, इस तरह से एक क्लोरीन जो है इसके उस साइड वाले पे प्रेजेंट होता है और एक क्लोरीन जो है इसके आगे वाले साइड पे प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल ये 6 क्लोरीन इसके गिर्द प्रेजेंट होते हैं, सोडियम के गिर्द चारों साइड इस तरह से, और 2 क्लोरीन जो है एक इधर ऊपर से प्रेजेंट होता है और एक क्लोरीन जो है इसके बैक साइड पे यानी कि इसके पीछे से प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग जब भी केमिकल फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला किसी ऐसे कंपाउंड के लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं जिस कंपाउंड के दरमियान हमारे पास क्या हो, कोवेलेंट बॉन्ड ना हो बल्कि आयोनिक बॉन्ड हो, तो उसके लिए ऐसे एम्पेरिकल कंपाउंड्स के लिए हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला जो है इसके लिए स्पेसिफिक नेम यूज़ करते हैं जिसे कहा जाता है फार्मूला यूनिट, ठीक है, जो कि आगे वाले पेज पे मेंशन भी है फार्मूला यूनिट। तो फार्मूला यूनिट कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, जब भी हमारे पास जब भी हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना चाहे ऐसे कंपाउंड के लिए जिसके दरमियान क्या हो, आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट हो ना कि कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उसके लिए हम लोग स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं जिसे कहा जाता है फार्मूला यूनिट। लेकिन अगर हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड के लिए एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना चाहे तो इसके लिए हम लोग यही वर्ड यूज़ करेंगे कि एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन का क्या है, CH है, ठीक है। और ग्लूकोज के लिए अगर हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला ये फाइंड आउट करना चाहे तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, CH2O जो है ये इसका क्या है, फार्मूला यूनिट है। ये फिर केमिकल कंपाउंड के लिए यानी कि ऐसे कंपाउंड के लिए जिसके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो उसके
इसके लिए फिर ये वर्ड गलत आएगा। फार्मूला यूनिट हम लोग उस कंपाउंड के लिए यूज़ करते हैं जिसके दरमियान क्या हो, आयोनिक बॉन्ड मौजूद हो। और ऐसा कंपाउंड जिसके दरमियान आयोनिक बॉन्ड मौजूद हो और हम उसका एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना चाहे, फिर उसे कहा जाता है एम्पेरिकल फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या है, एम्पेरिकल फार्मूले को हम लोग फार्दर दो ही कैटेगरीज़ में यूज़ कर सकते हैं। एक को हम क्या कहेंगे, मतलब अगर कंपाउंड कौन सा हो, कोवेलेंट कंपाउंड हो, और अगर कंपाउंड क्या हो, आयोनिक कंपाउंड हो। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड, आई फॉर आयोनिक, सी फॉर कंपाउंड। और यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है कोवेलेंट कंपाउंड, सी फॉर कोवेलेंट, सी फॉर कंपाउंड। ठीक है, अब इधर फार्मूला यूनिट के साथ कुछ एग्जांपल मेंशन है, जैसे कि क्या है, Hg2Cl2 है। अब अगर कोई पूछे यहाँ पे कि इसके लिए एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करें, तो हम लोगों ने क्या कहना होगा कि इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, फार्मूला यूनिट फाइंड आउट करना है, क्योंकि Hg2Cl2 के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, ना कि कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास ऐसे कंपाउंड है जिसके दरमियान क्या है, आयोनिक बॉन्ड मौजूद है। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसके लिए एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना चाहे तो आयोनिक के केस में हम लोग कहेंगे कि इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला यूनिट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं करूँ Hg2 एंड Cl2, ठीक है, तो दोनों को 1 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास इसके लिए जो फार्मूला यूनिट आएगा वो क्या आएगा, HgCl। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग ऐसे कंपाउंड्स के लिए जिसके दरमियान क्या हो, कोवेलेंट आयोनिक बॉन्ड मौजूद हो, तो वहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक टर्म यूज़ करेंगे, फार्मूला यूनिट, ना कि एम्पेरिकल फार्मूला। हाँ, ये हम लोगों ने यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला तो फाइंड आउट किया Hg2Cl2 के लिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं फार्मूला यूनिट। इसके आगे 3 और एग्जांपल है, NH4 H2PO4 MgCl2 NH4OH। अब इसको देखना है कि इनके दरमियान हमारे पास आयोनिक बॉन्ड है कि कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोगों ने इसको एक स्पेसिफिक डिजिट पे डिवाइड करना होगा। अगर ये कम्प्लीटली डिविजिबल है तो हम लोग इसके लिए एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर सकेंगे। अगर कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है तो हम इसके लिए एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास है MgCl2, क्या है, इधर अगर मैं लिख लूँ MgCl2, ठीक है, तो यहाँ पे इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड है, इनके दरमियान है हमारे पास आयोनिक बॉन्ड। क्या है, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग अगर फार्मूला यूनिट निकालना चाहे तो हमारे पास यही इसका क्या आएगा, एम्पेरिकल फार्मूला आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ 1 है और यहाँ पे Cl2 के साथ क्या है, 2 लिखा हुआ है। तो हम लोग जो है इन दोनों को किसी एक स्पेसिफिक या सेम डिजिट पे डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास इसके लिए जो एम्पेरिकल फार्मूला आएगा, इसके लिए जो फार्मूला मास या यूनिट आएगा वो यही MgCl2 आएगा। क्योंकि हम लोगों ने एम्पेरिकल फार्मूले के डिफिनेशन में ही पढ़ा है कि हमारे पास क्या है, सिंपलेस्ट फार्मूला है विच शोज द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। कि हमारे पास क्या है, ये एक स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो है एटम्स की। अब अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 1 और 2 को एक दूसरे पे डिवाइड करेंगे, जो कि एक सेम डिजिट पे नहीं हो रहा है, तो क्या आएगा हमारे पास, या तो आंसर फ्रैक्शन में आएगा या डेसिमल में आएगा। और यहाँ पे हम लोग डिफिनेशन में क्या पढ़ते हैं, होल नंबर में हमारे पास रेशो आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी क्या होगी यहाँ पे, इसके लिए जो एम्पेरिकल फार्मूला है और मॉलिक्यूलर फार्मूला है MgCl2 के लिए, वो यही ही होगा MgCl2। अब सेकेंड टाइप क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब थोड़ा सा बुक में स्टडी करते हैं कि यहाँ पे बुक में क्या लिखा हुआ है। मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द एक्चुअल नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6,
Molecular formula is derived from empirical formula by the following relationship. Molecular formula is equal to n into empirical formula, where n is equal to 1, 2, 3, 4 and so on. For example, the molecular formula of benzene is molecular formula is equal to n empirical formula, where the value of n in this case is 6. Molecular formula is equal to 6 into CH. Molecular formula is equal to C6H6. Molecular formula may be the same or multiple of the empirical formula. A few compounds showing empirical and molecular formula are shown in the table 1.7. अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, कहते हैं कि हमारे पास जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हमें जो है एक्चुअल नंबर्स बताते हैं किसी भी एटम्स के बारे में, और वो एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर यानी कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ही आपस में कंबाइन होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला के केस में हमारे पास जो है यूनिक कंपाउंड्स हम लोग नहीं ले सकते। ठीक है ना, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या कहते हैं। सेकेंड टाइप है केमिकल फार्मूला का मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे M मॉलिक्यूलर के लिए, F फार्मूला के लिए। इसके लिए अगर हम लोग एग्जांपल लिखना चाहें, हमारे पास एग्जांपल है C6H12O6। सेकेंड एग्जांपल अगर हम लोग लिखना चाहें C6H6, जैसे कि बेंजीन है, ये हमारे पास क्या है, बेंजीन के लिए केमिकल फार्मूला है, और ये ग्लूकोज के लिए C6H12O6। ठीक है, तो ये क्या है, हमें एक्चुअल नंबर बताते हैं एटम्स के बारे में कि यहाँ पे कौन से एटम्स यूज हुए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और कितने कितने यूज हुए हैं, उन्हीं एटम्स के एक्चुअल नंबर हमें बताते हैं, और इन्हीं एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को कहा जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं एम्पेरिकल फार्मूला से। एम्पेरिकल फार्मूला तो आप जानते होंगे ना कि वो क्या है, हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होती है कंपाउंड के एटम्स के दरमियान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं या डिराइव कर सकते हैं एम्पेरिकल फार्मूला से। किससे, एम्पेरिकल फार्मूला से। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। अब यहाँ पे अगर हम लोगों से पूछा जाए कि CH जो है ये एम्पेरिकल फार्मूला है बेंजीन के लिए, किसके लिए, बेंजीन के लिए। यहाँ तक तो क्लियर है ना कि CH क्या है, ये एम्पेरिकल फार्मूला है बेंजीन के लिए। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, बेंजीन के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि यहाँ पे तो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला CH है, क्योंकि हमारे पास N नहीं है, तो N को हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पे बुक में बताया गया है कि N को हम लोगों ने मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला इन मास। यहाँ पे कौन सा एग्जांपल लिया हुआ है, हम लोगों ने बेंजीन का लिया हुआ है। तो बेंजीन के लिए N को कैसे निकालते हैं देखते हैं इधर। ठीक है, मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, जस्ट यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, ऑरली N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास बेंजीन का कितना है, बेंजीन के लिए क्या है, हमारे पास 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं, और इन्हीं नंबर ऑफ एटम्स को हम लोगों ने मल्टीप्लाइड करना होता है एटॉमिक मास ऑफ दी एटम्स के साथ। तो बेंजीन में कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन का हमारे पास एटॉमिक मास कितना है, 12 है, उसको हम लोगों ने नंबर ऑफ एटम्स के साथ मल्टीप्लाइड करना है, फिर ऐड करना है। दूसरा हमारे पास कौन सा एलिमेंट है बेंजीन में, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का मास नंबर कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन कितने यूज होते हैं बेंजीन में, 6। तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ एटम्स के साथ मल्टीप्लाइड करना है। ठीक है, अब एम्पेरिकल फार्मूला मास ऑफ बेंजीन कितना है, यानी कि एम्पेरिकल फार्मूला किस तरह होता है। एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास बेंजीन का इस तरह होता है ना, CH। ठीक है, तो कार्बन का हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना है, मास नंबर कितना है, 12 है, और कितने कार्बन है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 1 के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाइड करना है, प्लस यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 होता है। तो इन सब को मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो N की वैल्यू आ जाती है वो है 6। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना होगा, 6 की यहाँ पे n की जगह पे हम लोगों ने 6 की वैल्यू पुट करनी होगी। और एम्पेरिकल फार्मूला बेंजीन के लिए हम लोग जानते हैं क्या है, CH है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके हमारे पास जो बेंजीन के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो है C6H6। और इस तरह से हम लोग किसी भी कंपाउंड के लिए, कोवेलेंट कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला या तो सेम होता है जस्ट एम्पेरिकल फार्मूले की तरह, या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मल्टीपल होता है एम्पेरिकल फार्मूले का। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स है, केमिकल ऐसे कंपाउंड्स है कि हमारे पास उनका केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला दोनों सेम होते हैं, लाइक H2O। तो H2O के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला भी H2O है और एम्पेरिकल फार्मूला भी H2O है। जैसे कि इधर टेबल में दिखाई दे रहा है, हमारे पास कुछ एग्जांपल है, कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है। इसके लिए हमारे पास क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला भी सेम है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है। जैसे कि वाटर को देखा जाए तो वाटर के लिए एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, H2O है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, H2O है। क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट नहीं है कि उसको हम लोग कम्प्लीटली डिवाइड कर सकें। हाँ, इसको भी अगर हम लोग डिवाइड करना चाहे फिर हमारे पास इसका एम्पेरिकल फार्मूला या तो फ्रैक्शन में आएगा या डेसिमल में आएगा। और हम लोगों ने डिफिनेशन में पढ़ा है कि हमारे पास क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ द एटम्स को कहा जाता है एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास मीथेन है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं हम लोग आगे ऑर्गेनिक वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास मीथेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके लिए एम्पेरिकल फार्मूला भी यही है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है। ठीक है, यहाँ पे एसिटिक एसिड को अगर देखा जाए, ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो है CH2O और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है CH3COOH C2H4O। इसका हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला इस तरह से कैसे आया है, CH2O। अगर देखा जाए यहाँ पे इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को, तो इसमें हमारे पास कितने कार्बन है, 1 2 और 2, टोटल कितने कार्बन हुए, 4। इसके अगर हाइड्रोजन को काउंट करें 3 + 1 4 और 4 हाइड्रोजन और भी है जो कि छोटी ब्रैकेट में बंद है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने हाइड्रोजन हुए, 8। अब अगर इसके ऑक्सीजन को काउंट करें 1 2 और 2 ये, तो टोटल हमारे पास कितने ऑक्सीजन हुए, 4। कितने हुए, 4। तो यहाँ पे अगर हम इसको क्या करें, 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला आएगा वो आएगा CH2O। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने क्या करना होगा, इसको 4 पे 1 और यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। चूँकि हम लोग 1 को नहीं लिखते, मेंशन नहीं करते, तो हमारे पास जो एसिटिक एसिड के लिए एम्पेरिकल फार्मूला है वो CH2O है। ठीक है, इसके आगे हमारे पास एक और एग्जांपल है एसिटाइलिन। एसिटाइलिन के लिए एम्पेरिकल फार्मूला है CH और मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H2। इन दोनों को 2 पे डिवाइड किया है तो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो कितनी आई है, CH आई है। बेंजीन के लिए अगर हम लोग देखें तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला CH और मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2। इन दोनों को क्या किया है, 6 पे डिवाइड किया है। ग्लूकोज का भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का H2O2 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। दोनों को 2 पे डिवाइड किया है, हमारे पास इसका एम्पेरिकल फार्मूला आया है HO। ठीक है, इधर सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, तो यहाँ पे S के साथ 1 है। ठीक है ना, तो इसके लिए हमारे पास जो एम्पेरिकल फार्मूला आएगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा दोनों सेम आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट नहीं है कि इन दोनों को एक ही या सेम डिजिट पे डिवाइड कर सके। तो आज का मेरा लेक्चर इधर ही ख़त्म हो रहा है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी कि क्या हमारे पास केमिकल फार्मूला क्या है, इसके केमिकल फार्मूला जो है इसके हमारे पास क्या एडवांटेजेस हैं, और यहाँ पे जो है हमारे पास इसके 2 टाइप्स थे, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला।
इसके आगे हम लोगों ने डिस्कस किया कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, जो स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो एटम्स के बारे में बताते हैं जिन्होंने कंपाउंड बनाया हुआ होता है। इसके आगे हम लोगों ने फिर क्या कहा कि हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला अगर हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड के लिए फाइंड आउट करना चाहे, जैसे कि ग्लूकोज का है और या बेंजीन का है, ग्लूकोज और बेंजीन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, तो उसके लिए हम लोग यही टर्म यूज़ करेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन एंड एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। लेकिन अगर हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला किसी आयोनिक बॉन्ड के लिए, आयोनिक कंपाउंड के लिए फाइंड आउट करना चाहे, तो उसके लिए हम लोग स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि कहा जाता है फार्मूला यूनिट। ठीक है। इसके आगे हम लोगों ने पढ़ा सेकेंड टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो करते हैं जिन्होंने कंपाउंड बनाया हुआ होता है। इसके आगे हम लोगों ने एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, इसको हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला से भी डिराइव कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्या हो, यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला नोन हो यानी गिवन हो, तो हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड आउट कर सकते हैं और एन की वैल्यू को हम लोगों ने जस्ट इस फार्मूले से फाइंड आउट करना होगा, जैसे कि अभी मैंने बेंजीन के लिए फाइंड आउट किया। ठीक है। इसके आगे हम लोगों ने कुछ एग्जांपल पढ़े, टेबल में है कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है और जो है एम्पेरिकल फार्मूला क्या है। क्या कोई ऐसे कंपाउंड है जो दोनों के लिए सेम एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला रखते हो? हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल पढ़े, जैसे कि वाटर है, मीथेन है, अमोनिया है, आयरन ऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का तो डिफरेंट आ रहा है, इसका एम्पेरिकल फार्मूला HO है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, H2O2 है। लेकिन ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है, ये बाकी 5 एग्जांपल जो है, इनका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही आ रहा है। ठीक है। तो आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म हो रहा है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।